हेलो बच्चों। तो आज हम लोग नीट क्रैश कोर्स 2026 के पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस को देखते हैं। डिस्टेंस को कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल। किसी पार्टिकल के द्वारा सचमुच में जो रास्ता तय की गई हो उसी रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो कि अपने इनिशियल पोजीशन ए से चलकर फाइनल पोजीशन बी तक पहुंचता है और वह 3 अलग-अलग रास्ते से चलता है। रास्ता नंबर 1 से चलता है, रास्ता नंबर 2 से चलता है और रास्ता नंबर 3 से चलता है। तो हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि तीनों रास्ते का लंबाई क्या है? अलग-अलग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तीनों रास्ते का डिस्टेंस भी अलग-अलग होगा। यदि इनिशियल पोजीशन ए को ओरिजिन से मिलाया जाए तो इससे बनने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोलेंगे। इसे R1 वेक्टर से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार यदि फाइनल पोजीशन को ओरिजिन से मिलाया जाए तो इससे बनने वाले वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोलेंगे। इसे R2 वेक्टर से डिनोट करते हैं। यदि इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 हो और फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हो, हम पोजीशन वेक्टर R1 को क्या लिख सकते हैं? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और R2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? डिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन ए एंड फाइनल पोजीशन बी। डिस्टेंस है हमारा जो कि इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड करेगा तो वो एक्चुअल पाथ लेंथ पर ही डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। हमने ये तो देखा ही है कि एक्चुअल पाथ लेंथ पर ही डिपेंड करेगा। दैट मीन्स तीनों रास्ते का डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ रास्ता 1 नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ रास्ता 2 एंड नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ रास्ता 3। मतलब तीनों रास्ते का डिस्टेंस भी बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। कैन बी इनफाइनाइट डिस्टेंसेस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी के बीच बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, इसलिए बहुत सारे डिस्टेंस भी हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस भी हो सकते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट होता है हमारा डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या होगा? डिस्टेंस तो आइदर हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा या 0 होगा। निगेटिव नहीं हो सकता। ये निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। आइदर पॉजिटिव और 0 हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑलवेज इंक्रीजिंग और कांस्टेंट विथ टाइम। डिस्टेंस है कि टाइम के साथ हमेशा इंक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा टाइम के गुजरने के साथ। तो सपोज हम लोग दो ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ नंबर 1 है। पहला ग्राफ है क्या कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, जिसमें डिस्टेंस स्टार्ट में इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ और बाद में डिक्रीज कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि डिस्टेंस सिर्फ इंक्रीज होता है या कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि टाइम के साथ कुछ देर के लिए इंक्रीज हो रहा है, बाद में कांस्टेंट हो जा रहा है। तो क्या होता है? डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए ग्राफ पॉसिबल है। और डिस्टेंस जहां कांस्टेंट है वहां हम कह सकते हैं पार्टिकल इज एट रेस्ट। पार्टिकल रेस्ट पर होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर वेक्टर से सूचित करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट मींस ए बी को। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच क्या हो सकते हैं?
बहुत सारे दूरी हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी। यदि रास्ता नंबर 1 से भी चले तो डिस्प्लेसमेंट को हम ए बी से ही डिनोट करेंगे। रास्ता नंबर 2 से भी चले पार्टिकल तो डिस्प्लेसमेंट ए बी ही होगा, और रास्ता नंबर 3 से भी चले तो डिस्प्लेसमेंट ए बी ही होगा। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, हमेशा ए और बी के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मतलब चाहे कुछ भी रास्ता से क्यों ना चले, कोई भी रास्ता से ए और बी के बीच कोई भी रास्ता क्यों ना हो, सपोज मान लेते हैं कि कोई ऐसा रास्ता चला इस तरीके से घूम घुमा कर आया फिर यहाँ आया, तभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ए बी ही होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच एक और केवल एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को यदि मैथमेटिकली लिखें तो क्या होगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है, मतलब r2 माइनस r1। तो क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। x2 माइनस x1 को डेल्टा x भी लिखते हैं, y2 माइनस y1 को डेल्टा y और z2 माइनस z1 को डेल्टा z ये लिखते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा डेल्टा x i कैप डेल्टा y प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। इसके मैग्नीट्यूड को देखें तो डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, और यही ए बी के बराबर होगा, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ए एंड बी। तो ठीक बात है कि इनिशियल पोजीशन ए और फाइनल पोजीशन बी पर ही डिपेंड करेगा, मतलब कि पाथ लेंथ पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, बिल्कुल सही बात है, पाथ लेंथ पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ रास्ता 1 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रास्ता 2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रास्ता 3, जो कि ए बी के बराबर होगा। तीनों रास्ते की लंबाई, तीनों रास्ते का जो डिस्प्लेसमेंट है, रास्ता नंबर 1 2 3, इसे सपोज इसे 4 कह देते हैं, ये चारों रास्ते का डिस्प्लेसमेंट यदि पूछा जाए तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ए बी ही होगा। तो इसी पॉइंट को हम लोगों ने लिखा है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी होगा। नेक्स्ट, ओनली वन डिस्प्लेसमेंट ए बी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच क्या होगा, कितना भी रास्ता से चले पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही होगा, मतलब ओनली वन डिस्प्लेसमेंट ही होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन वेक्टर है तो ये रूल पोजीशन पे भी अप्लाई हो सकता है। यदि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो है तो पोजीशन भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, ये भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो पॉजिटिव होने से क्या हम समझते हैं, यदि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाए तो क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि वो ओरिजिन से राइट है, कोई पार्टिकल ओरिजिन से राइट चला है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल पोजीशन A00 से पोजीशन B40 चला है, तो हम डेल्टा आर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए बी, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 प्लस का 4, मतलब ये पॉजिटिव आ गया, हमारा पॉजिटिव आ गया। उसी प्रकार निगेटिव यदि हो पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, निगेटिव हो तो क्या होगा, यदि पोजीशन वेक्टर, यदि पोजीशन A00 से चलकर पार्टिकल फिर टर्न लेकर लेफ्ट की ओर चला है और वो ओरिजिन से लेफ्ट फाइनली चला गया है V-30 पर, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर को ए बी इक्वल टू -3 -0 इक्वल टू -3, मतलब निगेटिव हो जाएगा ये। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पोजीशन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल ओरिजिन से लेफ्ट चला गया है। उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का क्या मतलब है, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि पार्टिकल जहां से चला है वहीं पे आ गया है। तो सपोज पार्टिकल A00 से चला है, राइट की तरफ चला है, फिर टर्न लेकर वो लेफ्ट की ओर चल के फिर 00 पे ही पहुंच गया है,
मतलब ओरिजिन से चला है और ओरिजिन पे ही पहुंच गया है। हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल का पोजीशन मतलब चेंज नहीं हुआ है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए बी। ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, 0 - 0, उसी सेम पॉइंट पे कॉन्साइड कर जा रहा है, जैसे 0। देख, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट यदि पॉजिटिव हुआ तो पार्टिकल ओरिजिन से राइट चला है। डिस्प्लेसमेंट यदि निगेटिव हुआ है तो पार्टिकल क्या है, ओरिजिन से लेफ्ट वार्ड चला गया है। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो पार्टिकल जहां से चला है वहीं पर आ गया है। इस केस में हम देख सकते हैं कि पाथ लेंथ तो है, तीनों रास्ते का लंबाई तो है, मतलब डिस्टेंस तो 0 नहीं है। यहाँ पे डिस्टेंस से भी बात करें, डिस्टेंस 0 नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि मे इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, और कांस्टेंट रह सकता है टाइम के साथ। ये ऐसा नहीं, डिस्टेंस की तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज और कांस्टेंट रहेगा, ये डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये सेम चीज पोजीशन के लिए भी लागू हो जाता है। तो पहला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज किया है, फिर जाकर डिक्रीज कर गया है, मतलब ये पॉसिबल है कि नहीं, तो है पॉसिबल। वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहता तो नहीं पॉसिबल होता। उसी तरह पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें पहले पोजीशन इंक्रीज किया है फिर जाकर डिक्रीज किया है, तो ये भी पॉसिबल है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। अब एक सवाल है ऐसा जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। इसमें सवाल में ये कहता है कि कोई पार्टिकल है जो इनिशियल पोजीशन ए से चलकर फाइनल पोजीशन बी तक पहुंचा है, और फिर वो टर्न ले लिया है, लेफ्ट टर्न लेकर 90 डिग्री से लेफ्ट टर्न लेकर वो सी पॉइंट तक पहुंच गया है। पहले ए बी तक उसने 3 मीटर का दूरी तय किया, और बी सी तक उसने 4 मीटर का दूरी तय किया है। तो इसमें हमें बताना है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी ए से बी तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। फिर सेकेंड पॉइंट में डिस्टेंस ऑफ ए बी सी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी सी, पूरे जर्नी का मतलब ए बी सी का जर्नी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता देना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला ए बी के लिए। ए बी के लिए हम लोग देखते हैं तो क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ की लंबाई। ए से बी गया है मतलब 3 मीटर गया है, तो 3 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी क्या कहेंगे, तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या होगा, 3 मीटर ही होगा। तो हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जा रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, ये वाला। तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब डायरेक्शन नॉट चेंज और रास्ता भी चेंज नहीं हो पा रहा है, रास्ता का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो पा रहा है। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो स्केलर को स्केलर से इक्वल करने के लिए हम इसको मॉड लिखते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब तक डायरेक्शन पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, तब तक हम कह सकते हैं क्या, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इस प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, तो ए से बी की लंबाई प्लस बी से सी की लंबाई। वास्तव में लंबाई क्या है, 3 + 4, 3 + 4 7 हो गया, 7 मीटर डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट एबीसी का लंबाई, एबीसी का क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ए से सी के बीच शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एसी हमारा होगा। एसी को क्या लिख सकते हैं, √3² + 4² = 5। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस 7 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आ गया है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा कब आया है, जब पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया है।
ए से बी गया और बी से सी जाने में डायरेक्शन चेंज कर दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं फाइनली एक कंक्लूजन पे आते हैं, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर इसको अलग अलग करके देखें तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कब होगा? व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, जब पार्टिकल ने अपनी रास्ता चेंज नहीं किया हो, मतलब डायरेक्शन, रास्ते का डायरेक्शन चेंज नहीं किया हो। उसी प्रकार सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जब पार्टिकल ने अपने रास्ता का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, तब ये केस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और ए से बी तक गया है और थीटा एंगल कवर किया है। क्या किया है? थीटा एंगल को कवर किया है। तो और सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है। तो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी बता देना है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बताना है एंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बता रहा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पार्टिकल जब ए से बी तक चला है और इसके बीच का एंगल थीटा हो, तो इस पे यदि परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये थीटा बाई 2 और नेक्स्ट एंगल भी थीटा बाई 2 होगा। तो प्रोजेक्शन से हम पहले आधे रास्ते की लंबाई क्या लिख सकते हैं? आर साइन थीटा बाई 2। दूसरे आधे रास्ते की लंबाई क्या लिख सकते हैं? आर साइन थीटा बाई 2। तो ए से बी के शॉर्टेस्ट पाथ को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, जो डॉटेड लाइन हमारा दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी की 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा? तो सचमुच में जो रास्ता तय किया गया है, मतलब ए से बी आर्क आर्क के ऊपर रास्ता तय किया गया है, उस आर्क लेंथ को ही हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस क्या होगा? आर्क ए बी की लंबाई, जो कि आर थीटा हम लोग जानते हैं। रेशियो इसका लिख सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो पूछा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2r साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई आर थीटा। आर से आर कैंसिल हुआ, फाइनल हमारा क्या आ गया? साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2। ये हमारा रेशियो आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस व्हेन इट मूव्स 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल। इसमें एंगल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, लेकिन वो पूरा सर्कल का 1/4 ही पार्ट चला है, कवर किया। तो यहाँ पे हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा क्या निकालेंगे? अगर पूरा कंप्लीट सर्किल को टर्न करे पार्टिकल, तो 2 पाई एंगल कितना बनेगा? 2 पाई। तो 1/4 सर्किल को कवर करने में कितना लगेगा? 1/4 से गुना कर देंगे तो ये पाई बाई 2 हो गया। रेशियो क्या पढ़े थे हम लोग? साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा बाई 2। तो यहाँ पे डालने पे साइन पाई बाई 4 आ जाएगा, पाई बाई 4। ये फाइनल आंसर 2√2 बाई पाई आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, एक व्हील है जो 1 मीटर रेडियस का व्हील है, रोल्स फॉरवर्ड हाफ रिवोल्यूशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड इज। क्या होगा ऑप्शन चारों में से? कहता है कि एक व्हील है जो कि ग्राउंड पे मूव कर रहा है, एक व्हील है जो कि ग्राउंड पे मूव कर रहा है। तो मूव करते वक्त ये बोल रहा है कि इनिशियली जो ग्राउंड से ग्राउंड के कांटेक्ट में जो पॉइंट है, वो हाफ रिवोल्यूशन के बाद कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट ए है जो कि पॉइंट ग्राउंड से कांटेक्ट में है। तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद ये कितना हो जाएगा? कितना एंगल टर्न करेगा? 180 डिग्री से टर्न कर जाएगा। तो 180 डिग्री से टर्न करेगा तो पॉइंट ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर, जो कि इसका नाम ए डैश दे देते हैं हम लोग। पॉइंट बी कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, जिसको हम लोग बी डैश दे देते हैं नाम। तो ए से ए डैश को मिलाने वाली वेक्टर को ही हम लोग क्या बोलेंगे? ए से ए डैश के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें इस ट्रिंगल की सहायता से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ए बी डैश ए की सहायता से। तो हाफ रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस तय करेगा ग्राउंड पे? फुल रोटेशन में तो 2 पाई आर करता, 2 पाई आर।
तो हाफ रोटेशन में 2πr/2 मतलब कि पाई आर। तो ये पाई आर हमारा ग्राउंड पे चल दिया। और इसका परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? दो रेडियस मिलकर ये परपेंडिकुलर बना रहा है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा r+r 2r। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं? वही पाइथागोरस के थ्योरम से। तो πr² + 2r², ये सोल्व करने के बाद हमारा π√π² + 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेडियस 1 दे रखा है, 1 को पुट करेंगे तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड आफ्टर एवरी 4 मीटर डिस्टेंस इट टर्न्स लेफ्ट बाय 60 डिग्री फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। तो इसमें कहता है कि एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और हर 4 मीटर दूरी तय करने के बाद, 4 मीटर दूरी तय करने के बाद वो 60 डिग्री से टर्न कर जाता है, बाएं घूम जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट थर्ड टर्न पे हमें बताना है, सिक्स टर्न पे बताना है और 8 टर्न पे बताना है। तो सबसे पहले हमें हम फिगर खुद से बनाते हैं, फिर से बनाते हैं, आप लोगों को बताते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पार्टिकल है जो कि मान लेते हैं स्टार्ट पॉइंट है इसका, स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट से ये 4 मीटर दूरी तय किया है। 4 मीटर दूरी तय करने के बाद ये 60 डिग्री से टर्न कर गया है। ठीक है, 60 डिग्री टर्न और लेफ्ट टर्न गया है। फिर 4 मीटर चला, ये फर्स्ट टर्न हो गया, फर्स्ट टर्न हुआ। उसके बाद 60 डिग्री, फिर से ये 60 डिग्री सेकेंड टर्न, 60 डिग्री पर ये सेकेंड टर्न कर गया है। यहाँ सेकेंड टर्न हुआ, 60 डिग्री पे ही कर गया। फिर से वो 60 डिग्री पे वो मुड़ गया है 4 मीटर, हर एक 4 मीटर दूरी तय करने के बाद 4 मीटर दूरी तय किया है। फिर से 4 मीटर करेगा, फिर से 4 मीटर। ये हमारा थर्ड टर्न हो गया। यहाँ पे फोर्थ टर्न होगा, फोर्थ टर्न के बाद फिर से मुड़ेगा। और फिफ्थ, ये फिफ्थ टर्न हो गया। फिफ्थ टर्न के बाद फिर वो 60 डिग्री से हमारा मुड़ जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये हेक्सागोन बन रहा है, यहाँ पे हेक्सागोन बन रहा है। ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स टर्न यहाँ पर हो जाएगा, ये सेवेंथ टर्न होगा, उसके बाद ये एट्थ टर्न होगा एंड सो ऑन। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हेक्सागोन बन रहा है। हेक्सागोन को यदि हम उसके इंटरनल एंगल को देखें तो हर एक इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हर एक, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हर एक के बीच का एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है थर्ड टर्न पे, सिक्स टर्न पे और 8 टर्न पे। तो तीसरे टर्न पे डिस्प्लेसमेंट थर्ड टर्न क्या देख सकते हैं, यदि तीसरे, ये फर्स्ट टर्न है, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकेंड टर्न है, ये थर्ड टर्न पे। थर्ड टर्न पे यदि डिस्प्लेसमेंट देखें तो इससे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यही वाला। यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ये 60, 60 और 60, इतना एंगल कवर किया तो 180 डिग्री कवर किया रहा है यहाँ पे। तो 180 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल का एंगल 180 मतलब पाई। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं 2r sin θ/2, थीटा का जगह पर पाई हो गया बाई 2। तो यहाँ पे 2 रेडियस, यहाँ पे रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हेक्सागोन का क्या, हेक्सागोन का ये प्रॉपर्टी होता है कि जो साइड का जो लेंथ होता है वही, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो रेडियस इससे, इसके इसमें बनने वाले रेडियस, यदि हम इसको हम इन सर्किल करें, यदि सर्किल में इसको कवर करें, चारों तरफ इसको सर्किल बनाए इसके वर्टिस से होते हुए, तो इसका रेडियस को जो लंबाई होगा वही क्या होगा, साइड के लंबाई के बराबर होगा, 4 मीटर 4 मीटर। तो रेडियस भी 4 हो गया हमारा, और साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 8 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एट सिक्स टर्न, सिक्स टर्न पे देख रहे हैं हम पार्टिकल वहीं पे आ जा रहा है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में आ जा रहा है, स्टार्टिंग जहाँ पे शुरू किया था वहीं पे आ जा रहा है सिक्स टर्न पे। तो
सिक्स टर्न, तो स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन के बीच का दूरी क्या है, 0 है। पार्टिकल जहाँ से चला था वहीं पहुंच गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 कर सकते हैं। अब फिर से डिस्प्लेसमेंट एट 8 टर्न हमें पूछ रहा था, 8 टर्न के फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये तो 6 हो गया, फिर 7th, ये वो 7th रहा, फिर 8 टर्न पे क्या होगा, सेकेंड टर्न पे पहुंच जा रहा है। तो सेकेंड टर्न पे मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हमें एंगल लेना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना है, एक टर्न में एंगल कितना, 60 डिग्री, दूसरे टर्न में 60, तो 120 एंगल हुआ। तो 120 एंगल में क्या, 2r साइन 120/2, मतलब 2r की जगह पर 4 साइन, ये 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, ये 4√3 मीटर। ये तो डिस्प्लेसमेंट का बात हो गया। वही यदि डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस एट 8 टन पूछ दे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे r थीटा लगा देना है। यहाँ पे वो ये सर्किल एक्चुअल सर्कुलर पाथ पे नहीं चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम 4 मीटर प्लस 4 मीटर लिखेंगे, ना कि हम r थीटा यहाँ पे लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है, हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत अच्छे से कवर किया है कॉन्सेप्ट को। अब हम लोग एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को हम v, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसको v वेक्टर से दिखाते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेटेड फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम, किसी इंटरवल ऑफ टाइम पे हमें निकालना होता है ये। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी एवरेज डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी। डायरेक्शन इसका क्या होता है, एलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन जहाँ होगा उसी के डायरेक्शन में हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा। यदि ग्राफ से देखें r वेक्टर और t वेक्टर ग्राफ पे देखें तो सपोज पार्टिकल a से b चला है, इसका ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके का। तो कोड a और b के बीच का टाइम इंटरवल डेल्टा t है और ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है। तो हम लिख सकते हैं v एवरेज ऑफ ए बी, ए से बी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ए बी, मतलब ये tan थीटा ए बी हो जा रहा है, मतलब स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, मतलब कॉर्ड का स्लोप दे रहा है। तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी मतलब कि जाहिर सी बात है, देखेंगे तो ये tan थीटा ए बी है, मतलब कि क्या, tan थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखें तो इसको हम v इंस्टेंटेनियस वेक्टर से दिखाते हैं, या सिंपली v इंस्टेंटेनियस वेक्टर से दिखाएंगे, या सिंपली वेक्टर से दिखाएंगे, वेक्टर v से दिखाएंगे। ये कैलकुलेटेड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये टाइम इंटरवल के बीच नहीं कैलकुलेट होता है, किसी टाइम इंस्टेंट पर कैलकुलेट होता है। तो हम लोग v इंस्टेंटेनियस को क्या लिख सकते हैं, v इंस्टेंटेनियस को लिख सकते हैं dr/dt। यदि छोटा टाइम हो, बहुत छोटा टाइम हो, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन लेते हैं हम लोग, तो dr/dt लिख सकते हैं। इसका डायरेक्शन किधर की होगा, टेंजेंशियल टू पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। यदि पार्टिकल जिस रास्ता पर चल रहा है उस पर टेंजेंट बनाया जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। सपोज पार्टिकल इस तरीके से रास्ता ट्रेवल कर रहा है, ये पाथ है पार्टिकल का, तो इसके टेंजेंट जो होगा, इस मिलाने हर एक पॉइंट का टेंजेंट वही क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो इस पहले पॉइंट का टेंजेंट v1 है, ये पहला वेलोसिटी दिया, दूसरा ये v2 है, तीसरा v3 है। इसका डायरेक्शन हम टेंजेंट से दिखा सकते हैं। r और t वेक्टर के बीच यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये क्या देता है, ये किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी होता है। तो मान लेते हैं कोई इंस्टेंट a है, उस पर वेलोसिटी क्या होगा, v इंस्टेंटेनियस होगा। v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, dr/, यहाँ पर हम देखें तो ये dr/dt, v इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dr/dt हम पढ़ा है हम लोगों ने। तो dr/dt क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, उस पॉइंट ए पर स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। तो dr/dt ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर टेंजेंट एक ड्रॉ कर दिए पॉइंट ए पर, ये थीटा यदि एंगल बनाए, हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा, यदि एंगल थीटा बनाए तो ये tan थीटा ए, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एट इंस्टेंट ए होगा। इसको यदि हम रीअरेंज करें तो v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dr/dt होता है, इसको रीअरेंज करें तो क्या होगा, ये dr r1 to r2 vdt, t1 to t2, मतलब एरिया ऑफ vt ग्राफ दे देगा ये।
क्या एरिया ऑफ बीटी ग्राफ देगा, तो डेल्टा आर वेक्टर मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर कर सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ यदि ड्रॉ करें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के क्रम में क्या होगा, मान लेते हैं इस तरीके का कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो पहला ऊपर का एरिया A1 है, नीचे का एरिया A2 है। यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, वीटी ग्राफ में जीरो से पहले क्या है, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, उसके बाद में वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव है, बाद में निगेटिव हो गया। और जहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज किया, पार्टिकल ने रास्ता चेंज किया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं A1 माइनस A2, मतलब कि इसके मैग्नीट्यूड के सिर्फ मैग्नीट्यूड का नहीं, ये साइन भी लेना पड़ेगा। A1 ऊपर है तो पॉजिटिव, A2 नीचे है तो निगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब A1 माइनस A2 वेक्टर होगा। वही डिस्टेंस का बात करें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो A1 और A2, मतलब हम लोगों ने ये VT ग्राफ दिखाने का मकसद ये है कि हम लोगों ने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा क्या, एरिया ऑफ VT ग्राफ। तो एरिया यदि VT ग्राफ पर कोई हम VT ग्राफ ड्रॉ करें, तो इसका एरिया ही हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया जो देगा, तो एरिया पहला एरिया A1 है, दूसरा एरिया A2 है, तो सिंपली इससे डिस्प्लेसमेंट A1 माइनस A2 लिखेंगे, क्योंकि A1 ऊपर है, A2 नीचे है। वही, लेकिन डिस्टेंस हम जानते हैं कि डिस्टेंस अलग होता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस में क्या होगा, A1 प्लस A2। एवरेज वेलोसिटी लिखे तो क्या होगा, A1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो A1 माइनस A2 बाई टाइम। एवरेज स्पीड लिखेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब A1 प्लस A2 बाई टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। फॉर स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स वेक्टर बाई डेल्टा टी, मतलब कि एक्स डायरेक्शन। आर वेक्टर क्या होता है, हम चूंकि जानते हैं वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर वेक्टर होता है, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर को हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो स्ट्रेट लाइन के लिए वन डायमेंशनल मोशन के लिए सिर्फ एक्स ले सकते हैं, तो वही हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए v वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इसे मैग्नीट्यूड वाइज लिखे तो v इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हो। और इसमें एक पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बारे में, पाथ के बारे में हम लोगों ने लिखा है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ एनी पाथ कैन बी ट्रीटेड एज स्ट्रेट लाइन पाथ। मान लो कि कोई भी कर्व पाथ ही क्यों ना हो, उसके स्मॉल सेगमेंट को यदि हम देखें, तो ये हमारा क्या चीज बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ जैसा बिहेव करेगा। स्मॉल सेगमेंट के बाद में मतलब डेल्टा dt टाइम के ऊपर देखे, तो dt टाइम के इंटरवल में देखे, मतलब बहुत छोटे टाइम इंटरवल में देखे, किसी भी, भले वो पाथ कर्व क्यों ना हो, लेकिन dt टाइम के इंटरवल में वो पाथ हमें स्ट्रेट लाइन, उस पाथ को स्ट्रेट लाइन के जैसा ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड हमारा होता है सिंपली, इसको वी ए बी से सूचित करते हैं, या इस तरीके से लिखते हैं हम लोग v एवरेज स्पीड। तो ये होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। वही इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम हमेशा किसी फॉर एनी पाथ, किसी भी पाथ के लिए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो या कर्व पाथ हो, किसी भी पाथ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर लिख सकते हैं। तो हम चूंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, तो हम यहाँ से यदि टाइम से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एवरेज स्पीड ग्रेटर देन, फर्स्ट केस यदि ले हम, एवरेज स्पीड ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हो, तो डायरेक्शन चेंज ड्यूरिंग मोशन, मतलब डायरेक्शन चेंज करेगा। हम लोगों ने देखा था वही जो डिस्टेंस का रूल है, वही एवरेज स्पीड का रूल हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था,
डिस्टेंस ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्शन चेंज किया था। उसी प्रकार एवरेज स्पीड भी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हो तो यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज करेगा। वही दूसरे केस में क्या देखा था हम लोगों ने, डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो तो उससे ये रिलेशन निकल कर आएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, नो डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा। तो हम लोगों ने ये देखा। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू 3t एंड y इक्वल टू 4 - 5t देन फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये सिर्फ कुछ नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे x डायरेक्शन पोजीशन दे रखा है, y डायरेक्शन पोजीशन दे रखा है, तो यहाँ vx निकाल सकते हैं dx/dt जो कि 3 मीटर पर सेकंड हो गया। vy निकाल सकते हैं dy/dt जो कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो, ये -5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो v वेक्टर क्या लिख सकते हैं, vxi कैप प्लस vyj कैप, यहाँ से 3i कैप माइनस 5j कैप मीटर पर सेकंड हो गया। अब हम क्या पता है, हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखने के लिए 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर जो कि हमारा आता है √34 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है, जब पार्टिकल किसी पाथ पे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तब उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहला केस होता है डिफरेंट स्पीड फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल, मतलब कि पार्टिकल डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए t1 t2 t3 tn के लिए डिफरेंट स्पीड v1 v2 v3 vn से तय करे। इस केस में भी हम एवरेज स्पीड लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, वही पुराना फॉर्मूला। तो यहाँ पे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे, v1 t1 v2 t2 v3 t3 इस तरह डॉट डॉट vn tn, और टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn डॉट डॉट tn। इसको लिख सकते हैं सिग्मा vt बाई सिग्मा t फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। वही यदि टाइम इंटरवल अभी अलग अलग दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। यदि टाइम इंटरवल बराबर हो जाए, t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3, ये t के बराबर हो जाए, सपोज t के बराबर हो जाए, इस केस में यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाए, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn डिवाइड बाई n, और n टाइम से दी हो तो ये अरिथमेटिक मीन बताता है। अरिथमेटिक मीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जब जितने वेलोसिटी है उतने ही टर्म से डिवाइड कर दिया जाए तो उसे अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। फॉर 2 सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल, यदि n टाइम्स ना देके 2 ही दिया है तो क्या है, v1 प्लस v2 बाई n के जगह पर 2 हो जाएगा, ये भी अरिथमेटिक मीन दे देगा। सेकेंड केस हमारा कहता है कि डिफरेंट स्पीड्स फॉर डिफरेंट पाथ, और पार्ट्स भी बोल सकते हैं इसे। तो मान लेते हैं किसी जर्नी में कोई पार्टिकल है जो कि d1 डिस्टेंस v1 स्पीड से तय करता है, d2 डिस्टेंस v2 से तय करता है, d3 v3 से तय करता है, और डॉट डॉट फाइनली dn vn से तय करता है। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 डॉट डॉट dn, और यहाँ पे टोटल टाइम देखें तो क्या होगा, d1 बाई v1 d2 बाई v2 d3 बाई v3 डॉट 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 क्या dn बाई vn। तो इसको सिग्मा d अपॉन सिग्मा d बाई v लिख सकते हैं। और इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या लिख सकते हैं, मतलब d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू डॉट 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 dn इक्वल टू d कह दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा हमारा, n अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 डॉट 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 प्लस 1 बाई vn, इसको हार्मोनिक मीन हम लोग कहते हैं। तो फॉर 2 सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर n था तो n लिखे, और 2 सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस के लिए हम लोग d1 और d2 इक्वल टू d लिख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, v एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 अपॉन n के जगह पर 2 आ जाएगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, दैट मीन्स ये 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, इसको
हार्मोनिक मीन ऑफ टू टर्म बोल देंगे। तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन पूछा है जेई मेंस में, उसको हम लोग देखते हैं। क्या कहता है कि ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और हाफ डिस्टेंस डी सपोज कह देते हैं, वो 6 मीटर पर सेकेंड से तय किया है। द अदर हाफ इज कवर्ड इन टू इक्वल टाइम इंटरवल्स। दूसरा हाफ डिस्टेंस जो है, मान लेते हैं सेम डी, वो टू टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल टी और टी में तय किया गया है। तो इसमें जो कि जिसका स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर से चला है पहला टाइम इंटरवल और दूसरा टाइम इंटरवल 15 मीटर पर सेकेंड से चला है। तो इसमें मेरा पूछ रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज, इस मोशन के दरमियान पार्टिकल का एवरेज स्पीड बता देना है हमें। तो इसमें देख रहे हैं कि सेकेंड, ये वाला जो है सेकेंड हमारा जो डिस्टेंस है ये टू इक्वल टाइम इंटरवल में टूट गया है। तो सबसे पहले टू इक्वल टाइम इंटरवल को हम लोग एक साथ जोड़ लेते हैं और इसको V2 कह देते हैं, ये वाला। तो V2 हम निकाल सकते हैं। हमने क्या देखा है, टू इक्वल टाइम इंटरवल के लिए क्या होता है V1 प्लस V2/2, तो 9 प्लस 15/2 मतलब ये 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब ये V2 अब क्या हो गया, टू इक्वल डिस्टेंस में टूट गया, D1 और D और D में। टू इक्वल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं V एवरेज 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। दैट मीन्स ये 2V1 क्या होगा 6 मीटर पर सेकेंड, V2 हमारा क्या निकल के आया 12 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाई 6 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी के आधारित पे। तो इसमें कहता है कि ये पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ ऑफ द टाइम विथ इक्वल वेलोसिटी v, हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड v से करता है। तो इसमें पहले वाले में इक्वल डिस्टेंस के लिए दिया था, अभी इसमें हाफ ऑफ टाइम के लिए दे रखा है। तो सबसे हाफ ऑफ टाइम हम सपोज t कह देते हैं, तो उसको स्पीड कितना से कवर कर रहा है v से। नेक्स्ट हाफ, द अदर हाफ ऑफ द टाइम इज कवर्ड इन टू इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब दूसरा हाफ ऑफ टाइम t है उसको दो इक्वल डिस्टेंस में कवर किया जा रहा है विथ स्पीड 3v एंड 5v, 3v एंड 5v। पहले हाफ को 3v से, दूसरे हाफ को 5v से कवर किया जा रहा है। तो एवरेज इसमें पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इज, मोशन के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्टिकल, इसमें सबसे पहले जोड़ लेना होता है। पहले तो इक्वल टाइम दिया है, उसके बाद में इक्वल सेकेंड टाइम को हाफ ऑफ टाइम को क्या कर दिया, दो इक्वल डिस्टेंस में तोड़ दिया है। तो दो इक्वल डिस्टेंस को, ये वाले डिस्टेंस को सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, अब इसका एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं एवरेज स्पीड, इसको सपोज V2 कह देते हैं दोनों को। तो V2 क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। तो 2V1 कितना 3V, V2 5V, और डिवाइड बाई V1 प्लस V2 मतलब कि 3 और 5 8V हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद 15V/4 आ गया। अब ये क्या बन गया V1, ये वाला V1 और ये वाला V2 क्या बन गया, टू इक्वल टाइम के लिए बन गया है, टू इक्वल टाइम इंटरवल के लिए बन गया है। तो टू इक्वल टाइम इंटरवल के लिए क्या हम लोगों ने पढ़ा था, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। तो V1 हमारा V हो गया ये वाला, और V2 हमारा क्या है 15V/4 डिवाइड बाई 2, तो ये 19V/8, मतलब ये फाइनल एवरेज स्पीड 19V/8, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 19V/8। अब हम लोग चलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है V1 वेलोसिटी से, और वो डायरेक्शन चेंज कर देता है थीटा एंगल पे, और उसकी वेलोसिटी V2 हो जाती है। तो कितना वेलोसिटी चेंज कर गया, तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा V लिख सकते हैं। डेल्टा V का मतलब कि V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 को वेक्टोरियली ऐड करें तो क्या V2 प्लस
माइनस V1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये V2 प्लस माइनस V1 वेक्टर, इसका मतलब हुआ V2 वेक्टर में V1 को उलट कर जोड़ देना है। तो V2 वेक्टर, ये तो V2 वेक्टर है, इसमें V1 को उलट देना है, ये वाला, ये देखिए ये वाला, ये जो डॉटेड हम लोग कर रहे हैं, V1 को उलट कर इसको ऐड कर देना है। तो ये हमारा हुआ कुछ, ये V2 और ये माइनस V1, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, जब ये थीटा हो रहा है तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा, अब उसको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से करेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ V2 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ V1 स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ V2 इंटू माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस V1 कॉस बीच का एंगल मतलब 180 माइनस थीटा। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाता है रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा। फॉर V1 और V2 दोनों बराबर हो जाए, मतलब V कह देते हैं, सपोज उसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी V हो और फाइनल वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड V हो, दोनों का यदि मैग्नीट्यूड V हो जाए, तब इस केस में हम लोग चेंज इन वेलोसिटी देखते हैं तो क्या होगा, इसमें रख देंगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर 2V स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये वाला टर्म 2V1 V2 2V स्क्वायर कॉस थीटा होगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 2V साइन थीटा बाई 2। यदि क्वेश्चन इस पे देखें, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एज शोन इन द फिगर, यहाँ फिगर में दे रखा है पार्टिकल का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा था, इस डायरेक्शन में, और वो 60 डिग्री टर्न लेकर डायरेक्शन चेंज कर देता है, अभी भी इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ही है। तो यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकते हैं, 2V साइन थीटा बाई 2, तो 2V 10 साइन 60 बाई 2 मतलब 2 इंटू 10 साइन 60 बाई 2 मतलब साइन 30 1 बाई 2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट एंड वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी से हम लोग क्या समझते हैं, तो वेलोसिटी एक हम लोग जानते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होगा मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा। तो यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसका मतलब ये हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होने वाला है, डायरेक्शन मतलब पाथ भी कांस्टेंट होने वाला है। इस तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, और मैग्नीट्यूड स्पीड कांस्टेंट मतलब यहाँ भी यहाँ भी सब जगह भी। तो इस तरीके का कुछ फिगर बनता हुआ दिख रहा है पिक्चर। तो यहाँ हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड चूंकि कांस्टेंट है, भी सभी जगह भी है, तो यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन पाथ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ बोल सकते हैं। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। और यहाँ पे क्या हो सकता है, जब डायरेक्शन चेंज नहीं हो और स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी होगा। और डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, डेट मीन्स स्ट्रेट लाइन पे मूव करे कोई पार्टिकल, तो यहाँ पे हम क्या देखा है, हम लोगों ने एवरेज, हम लोगों ने देखा है एवरेज स्पीड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये वाला प्रॉपर्टी से आ जाएगा, इसमें टाइम से डिवाइड करे तो। और हम लोगों ने क्या देखा, स्ट्रेट लाइन पे जब पार्टिकल मूव कर रहा हो तो इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। ये तो हमेशा वो किसी भी पाथ के लिए होता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए भी फॉलो करेगा। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन पाथ हो तो ये चारों बराबर हो जाते हैं, चारों बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग यदि देखें वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, यदि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो तो इसमें क्या हो सकता है, किस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने के लिए या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हो, या उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, या दोनों चेंज कर रहा हो। तो यहाँ 3 स्थिति बनता है। पहला क्या हो, मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन
वेरिएबल हो, मतलब कांस्टेंट नहीं हो, पहला कंडीशन बना। इसमें पार्टिकल के मोशन को देखें तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो रहा है, सभी जगह स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये एग्जांपल है। दूसरा केस यदि देखें तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं हो, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, स्पीड वेरिएबल हो और डायरेक्शन कांस्टेंट हो। डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पीड वेरिएबल होगा, v1 से चला, v2 से चला, नेक्स्ट v3 से चला, मतलब टाइम बदलने के साथ वो स्पीड चेंज कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जांपल हो गया। तीसरा केस हो सकता है कि वो दोनों ही चेंज करे, या तो मतलब कि मैग्नीट्यूड भी चेंज करे, मतलब स्पीड भी चेंज करे और डायरेक्शन भी चेंज करे। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग देखेंगे आगे चलकर कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, पार्टिकल जैसे जैसे मूव करता है हर पॉइंट का स्पीड अलग अलग होता है। यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, पॉइंट 1 पे v1, पॉइंट 2 पे v2, पॉइंट 3 पर v3, तो यहाँ पे v1 नॉट इक्वल टू v2 नॉट इक्वल टू v3, स्पीड सभी पॉइंट का अलग अलग हुआ। और हम साथ ही साथ देख पा रहे हैं पार्टिकल का डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, पहले इस डायरेक्शन, बाद में इस डायरेक्शन में, बाद में इस डायरेक्शन में। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्निंग पॉइंट। स्ट्रेट लाइन पाथ पे टर्निंग पॉइंट क्या होता है? तो टर्निंग पॉइंट में सपोज कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब राइट वर्ड मूव कर रहा है, तो टर्निंग पॉइंट पे क्या होगा, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और पार्टिकल दूसरे डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। जैसे कि पहले वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो बाद में निगेटिव डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है मेरा, टर्निंग पॉइंट शुरुआत में पार्टिकल क्या हो, निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, टर्निंग पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और टर्निंग पॉइंट के जस्ट बाद पार्टिकल उसके अपोजिट डायरेक्शन, शुरुआत के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट को हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब टर्निंग पॉइंट पे स्पीड 0 होना ही होना है, स्पीड कर दे या वेलोसिटी 0 होना ही होना है, और जस्ट पहले वेलोसिटी का साइन कुछ अलग होगा और जस्ट बाद वेलोसिटी का साइन कुछ अलग होगा। तो हम लोग एक केस और देखते हैं यहाँ पे। मान लिया कि पार्टिकल चल रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब राइटवर्ड चल रहा है यहाँ, और कुछ समय के बाद जाकर वो रुक गया है, मतलब कि वेलोसिटी 0 हो गया है उसका। फिर पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया है और उसी डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है, तो यहाँ भी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे क्या स्पीड, ये वेलोसिटी 0 होने से क्या हम कह सकते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है? तो नो, इट इज नॉट ए टर्निंग पॉइंट। क्यों नहीं टर्निंग पॉइंट? तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 के जस्ट पहले देख रहे हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, जस्ट बाद देख रहे हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, मतलब कि जस्ट पहले हम टर्निंग पॉइंट के लिए क्या पढ़े हुए हैं कि जस्ट पहले पॉजिटिव हो तो जस्ट बाद निगेटिव होना है, या जस्ट पहले निगेटिव हो तो जस्ट बाद पॉजिटिव होना है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों वेलोसिटी 0 के जस्ट पहले भी पॉजिटिव है, जस्ट बाद भी निगेटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। तो टर्निंग पॉइंट का कंडीशन क्या हो रहा है हमारा? एट टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है, वेलोसिटी तो 0 होगा ही होगा टर्निंग पॉइंट पे, और जस्ट पहले यदि वेलोसिटी निगेटिव हो तो जस्ट बाद पॉजिटिव होगा, जस्ट पहले वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो जस्ट बाद निगेटिव होगा। अगर वेलोसिटी 0 हो और उस वेलोसिटी 0 के जस्ट पहले यदि वेलोसिटी पॉजिटिव हो, जस्ट बाद भी पॉजिटिव हो, तो टर्निंग पॉइंट नो टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। वेलोसिटी 0 के जस्ट पहले निगेटिव हो और जस्ट बाद भी निगेटिव हो, मतलब साइन चेंज नहीं कर रहा है टर्निंग पॉइंट पे, तो वो मतलब टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। तो मतलब ये टर्निंग पॉइंट, ये वाला टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू 0 के जस्ट पहले वेलोसिटी का साइन चेंज कर रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 के जस्ट पहले और बाद दोनों वेलोसिटी का साइन सेम रह रहा है, इसलिए ये टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता। अब एक क्वेश्चन देखते हैं टर्निंग पॉइंट के ऊपर।
ये क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 5, देन फाइंड, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड एवरेज स्पीड भी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जरूरत पड़ेगा हमें, जाहिर सी बात है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना है। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या जरूरत होगा, डिस्टेंस का जरूरत होगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस हमें निकालना होगा और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना होगा सबसे पहले, तब हम जाकर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो यदि पार्टिकल, हम जानते हैं कि यदि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे और वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करे, तब इस केस में हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। लेकिन यदि पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर दे तो हम यहाँ पे डिस्टेंस नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग होने वाला है। तो हमें तो इस इक्वेशन से, ये वाला इक्वेशन जो दे रखा है, इससे तो पता नहीं चल रहा है कि पार्टिकल क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया है, टर्न किया है, या सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, टर्निंग पॉइंट निकालने की जरूरत होगी। तो हम लोग जानते हैं टर्निंग पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होता है, मतलब dx बाई dt जीरो होगा। dx बाई dt को हम जीरो करेंगे तो dx बाई dt, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2t माइनस 6 और कांस्टेंट का जीरो। तो 2t माइनस 6 इक्वल टू जीरो, मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे हमें ये दिखता हुआ नजर आ रहा है कि ये वेलोसिटी जीरो हो रहा है। तो क्या ये वेलोसिटी जीरो टर्निंग पॉइंट हो सकता है? तो टर्निंग पॉइंट चेंज करने के लिए अभी हमने बताया था कि जस्ट पहले निकालो। तो 3 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो रहा है, तो 3 सेकेंड के जस्ट पहले सपोज 2 सेकेंड कह देते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी में रख देते हैं। वेलोसिटी तो हमारा यही होने वाला है ना, यही वेलोसिटी हो गया ना, 2t माइनस 6। तो 2 इंटू 2 माइनस 6 मतलब -2, निगेटिव आ गया। टर्निंग पॉइंट, ये वेलोसिटी इक्वल टू जीरो मतलब 3 सेकेंड पे हो रहा है, तो जस्ट बाद निकालते हैं। वेलोसिटी जस्ट बाद मतलब 4 सेकेंड पे सपोज निकालते हैं, तो इसमें 4 पुट किए तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हम लोग देख पा रहे हैं वेलोसिटी जीरो, ये वेलोसिटी जीरो तो 3 सेकेंड पे हुआ है, 3 सेकेंड पे जीरो हुआ है। तो जस्ट पहले देखें तो वेलोसिटी क्या है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब क्या है, -2 मीटर, ये वाला निगेटिव आया है। जस्ट बाद क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है। तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट होगा। तो टर्निंग पॉइंट होगा तो हम यहाँ सबसे पहले पार्टिकल का क्या निकाल लेते हैं, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे है। तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन क्या होगा, जब हम लोग पुट करेंगे इसमें x के इक्वेशन में, तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन हमारा क्या आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। टर्निंग पॉइंट कितने पे हो रहा है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे हो रहा है। तो 3 सेकेंड यदि 3 पुट करें तो क्या आ जाएगा, -4 मीटर, मतलब ओरिजिन से 4 मीटर लेफ्ट हो जाएगा। फाइनल पोजीशन कितना जा रहा है, फाइनल पोजीशन हमें ये पूछा जा रहा है 4 सेकेंड पर। 4 सेकेंड, इनिशियल पोजीशन 0 और फाइनल पोजीशन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल पोजीशन 4 जब पुट करेंगे टाइम का वैल्यू, तो ये -3 मीटर आ जाएगा। -3 मीटर करने का मतलब ओरिजिन से 3 मीटर लेफ्ट। तो यदि हम इसमें एवरेज वेलोसिटी, यदि हम इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालें, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, मतलब xf माइनस xi। तो मैग्नीट्यूड ऑफ xf माइनस xi बाई टाइम कितना, इंटरवल कितना, 0 से 4 सेकेंड मतलब 4। तो क्या होगा, 8/4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड आ गया।
वही यदि हम स्पीड निकालें, एवरेज स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो ये पाथ लेंथ के बराबर होता है। तो इनिशियल पोजीशन और टर्निंग पॉइंट के बीच पाथ लेंथ कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका जस्ट मॉड लेने वाले हैं। 5, ये 4 माइनस 4 माइनस 5 मतलब ये 9 मीटर आ जाएगा। फिर टर्निंग पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच हमारा पाथ लेंथ कितना आने वाला है, तो -3 -4 का मैग्नीट्यूड, तो ये 1 मीटर हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस S1 9 मीटर आ गया और S2 1 मीटर। तो डिस्टेंस हम कर सकते हैं S1 प्लस S2, मतलब S1 कितना 9 और 1 मतलब 9 1 10 हो गया, 10 बाई टाइम कितना 4, ये 2.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसी यदि इसे हम रियल नंबर लाइन पे देखें, तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पे पार्टिकल का टाइम क्या था, t इक्वल टू 0 था और उसका पोजीशन कितना निकला था, 5 मीटर निकला था। उसके बाद में टर्निंग पॉइंट कितने पे हुआ था, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, और पार्टिकल का पोजीशन क्या क्या था, -4 मीटर। मतलब ये ओरिजिन यदि इसको बोले 0 मीटर ओरिजिन, तो -4 मीटर हुआ था। और फाइनल पोजीशन कहाँ था, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आ गया था। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन -3 मीटर, ये देखिए t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, ये वाला 4 सेकेंड पे -3 मीटर हमारा आया पार्टिकल का पोजीशन। इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे इसे शो कर देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, सबसे पहले पार्टिकल यहाँ था इनिशियल पोजीशन, ये चल चल कर गया है टर्निंग पॉइंट पे, यहाँ तक चला है, चल कर यहाँ तक गया है। फिर ये टर्न लिया है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हुआ है, टर्न होकर फिर ये फाइनल पोजीशन क्या यहाँ पे आ गया है। मतलब इसके ये t इक्वल टू 4 सेकेंड पर ये आ गया है टर्न होकर। तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट से लेकर टर्निंग पॉइंट तक यदि डिस्टेंस देखें तो क्या होगा, ये ओरिजिन से इधर कितना चला है, 5 मीटर है, और ओरिजिन से लेफ्ट कितना है, ओरिजिन से ये लेफ्ट 4 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 मीटर हो जाएगा। और फिर टर्निंग पॉइंट के बाद देखते हैं, टर्निंग पॉइंट के बाद मतलब कि यहाँ से यहाँ 4 से 3 गया है, मतलब 4 और 3 के बीच का गैप 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 यहाँ पे कर देंगे। डिस्टेंस यदि निकालना हो तो ये S1 प्लस S2 कर देंगे, मतलब कि ये 9 प्लस 1 मतलब कि 10 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालकर हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। तो ये आप लोग को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए पार्टिकल मूव्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू TQ/3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन का इक्वेशन दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में। देन हमें फाइंड आउट करना है क्या, सबसे पहला मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड, और एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करना है 0 से 4 सेकेंड के इंटरवल में। तो यहाँ पे सबसे पहले उसी तरीके से सबसे पहले टर्निंग पॉइंट ही हमें फाइंड आउट करना होगा। तो क्या दे रखा है, पोजीशन का इक्वेशन क्या दे रखा है, TQ/3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 10। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेते हैं, dx/dt होता है। इसको डिफ्रेंसिएशन करने के बाद क्या होगा, 3, आप लोग यदि डिफ्रेंसिएशन पढ़े होंगे तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 आ जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट के लिए क्या होता है, वेलोसिटी 0 होता है। तो यदि इसको 0 कर दें तो हमारा t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। मतलब 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो क्या ये t इक्वल टू 2 सेकेंड टर्निंग पॉइंट होगा हमारा, तो उसको चेक करने के लिए आइए हम लोग उससे जस्ट पहले 2 सेकेंड से पहले और 2 सेकेंड के जस्ट बाद वेलोसिटी निकालते हैं। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 है, जस्ट पहले मतलब कि सपोज 2 सेकेंड है तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर निकाल देते हैं। तो वेलोसिटी में टाइम के जगह पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
मतलब ये पॉजिटिव आ गया, जस्ट पहले पॉजिटिव आ गया। टी इक्वल टू 2 सेकेंड के जस्ट बाद निकालें तो सपोज 3 सेकेंड कह देते हैं, तो टी की जगह पर 3 सेकेंड दी रखें इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 1, यहाँ भी पॉजिटिव ही आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी जीरो जहाँ पे हो रहा है 2 सेकेंड पे, तो जस्ट पहले भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, जस्ट बाद भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो मतलब कि साइन चेंज नहीं कर रहा है, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में पहले चल रहा था, सपोज इस डायरेक्शन में चल रहा था पॉजिटिव, तो उसी डायरेक्शन में बाद में भी चल रहा है पॉजिटिव। तो मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट ये नहीं है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे, पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। तो इसमें सिर्फ इनिशियल पोजीशन क्या होगा हमारा, इनिशियल पोजीशन टी इक्वल टू 0 पर निकालते हैं हम लोग। तो टी इक्वल टू 0 यदि पोजीशन में रखें यहाँ पे, ये वाले इक्वेशन में यदि हम रखें तो क्या आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। सब टाइम वाला तो 0 हो जाएगा टर्म, ये 10 मीटर हो जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन हमारा टी इक्वल टू 0 पे क्या होगा एक्साई 10 मीटर, फाइनल पोजीशन क्या है टी इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड यदि इसको रखें तो ये 46/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पार्टिकल जब डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही मूव किया है, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल ने जब डायरेक्शन चेंज नहीं किया है तो इस केस में हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। मतलब डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होने वाला है। दैट मीन्स एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होने वाला है सेम होने वाला है। कितना होगा, तो ये 46, ये एक्स आई एक्स एफ माइनस एक्स आई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कितना 46/3 माइनस इनिशियल पोजीशन 10, तो ये 16/3 हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी वो भी दोनों सेम होने वाला है, सिर्फ टाइम से डिवाइड कर देने पर, क्योंकि पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, टर्निंग पॉइंट यहाँ पे नहीं है। तो 16/3 डिवाइड बाई 4 सेकेंड पे, तो ये 4/3 हमारा आ गया आंसर, जो कि स्पीड एंड एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आ गया, क्योंकि पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तब तक के लिए थैंक यू।